हेलो हाँ बता। सर, वो नोट्स देते ना केमिस्ट्री वाला। Okay, so good morning, students. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, Good morning, sir. Morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning to all. बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर ली थी और अभी हम बात करने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की भी बात करेंगे और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की भी बात करेंगे। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था, ऑफ कोर्स लूज और डेंस में यही फर्क है कि डेंस में फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होगा रिलेटिव टू लूज कनेक्टिव टिश्यू, मोर फाइबर्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो अब यहाँ पर जो फाइबर्स होंगे उनकी अरेंजमेंट की बेसिस पे इसको दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाम ही इसका बता रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है तो भाई जो फाइबर्स हैं वो लगभग पैरेलली अरेंज्ड हैं, ठीक है, सारे फाइबर्स वो पैरेलली अरेंज्ड हैं और उनके बीच में फाइबर सेक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी विच आर कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट्स। अगर फाइबर्स पैरेलली अरेंज ना हो, इरेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कुछ की ओरिएंटेशन इधर है इस डायरेक्शन में, कुछ की डिफरेंट है, यहाँ पर कोई पैरेलल अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रही है फाइबर्स की, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इरेगुलर। बाकी सेल्स वगैरह तो प्रेजेंट होंगे ही, एडिपोसाइट्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, लेकिन यहाँ डेंस रेगुलर वाले में देखोगे यहाँ मेनली फाइब्रोब्लास्ट हैं और फाइबर्स हैं। अच्छा, फाइबर्स में भी मोस्ट अबंडेंट फाइबर्स कौन से थे, कोलेजन फाइबर्स। Collagen fiber. तो बेसिकली यहाँ कोलेजन फाइबर्स का ही शो किया गया है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ बात आती है कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल रेगुलर का है। रेगुलर वाले फाइबर मतलब रेगुलर वाली जो अरेंजमेंट है फाइबर्स की वो वहां पाई जाएगी जहां पर कोई स्पेसिफिक रोल होगा या जहां पर एक टेंशन बियरिंग एफिशिएंसी चाहिए, टेंशन को बियर करने की कैपेबिलिटी हो वहां पर। तो बेसिकली तुमने पढ़ाई है टेंडन और लिगामेंट के बारे में, बचपन से जान रहे हो। टेंडन क्या होता है, टेंडन वो स्ट्रक्चर होता है जो मसल को बोन से अटैच करता है। तो जब मसल की मूवमेंट होती है तो टेंडन बोन को, जब मसल खींचती है तो मसल जिस डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करती है उसी डायरेक्शन में टेंडन बोन को खींचता है, तो उससे मूवमेंट होती है। और लिगामेंट तुम्हें पता है बोन और बोन को जोड़ती है। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, क्वेश्चन क्या होगा, इफ ligaments are broken, if ligaments are broken then which of the following statement is correct। तो वहां पर एक स्टेटमेंट लिखा होता है bones become unfixed, ठीक है। बाकी एक स्टेटमेंट होता है कि देयर विल बी पेन, अरे पेन तो होएगा ही, पेन तो किसी भी तरीके से होगा, ठीक है। लिगामेंट ना टूटे, कुछ और टूटे तो भी पेन होगा, हड्डी टूटे तो भी पेन होगा, स्किन में खरोंचे लगे तो भी पेन होगा, तो वो नहीं होता। बेसिकली ये ऑप्शन देखना जिसमें कहेंगे बोन बिकम्स अनफिक्स्ड। तो लिगामेंट्स बोन्स को होल्ड करते हैं, दो बोन्स को, इसलिए, ठीक है। और इसी बेसिस पे ना टेंडन, सॉरी, ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो हम बात करें कि कोलेजन फाइबर्स हैं, तो अगर कोलेजन फाइबर ज्यादा होंगे तो हम इस तरीके के टिश्यू को क्या बोल सकते हैं, White fibrous. व्हाइट फाइब्रस टिश्यू बोल सकते हैं। और मान लो कोलेजन फाइबर की जगह इलास्टिन फाइबर ज्यादा हो, तब हम उसको क्या बोल देंगे, Yellow. Yellow. येलो इलास्टिक टिश्यू या Elastic connective. इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू। ऑफ कोर्स इसके अंदर इलास्टिन है ज्यादा और इसके अंदर
कोलेजन। कोलेजन। कोलेजन है ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली आप व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की अगर बात करो तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का क्या एग्जांपल दे सकते हो? एक तो यही हो गया टेंडन, टेंडन। और कोई हो सकता है? बॉडी में कहाँ पे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू? स्कल बोन्स। स्कल बोन्स में हो सकता है, बिल्कुल। जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है इट फॉर्म्स, ये पता है किसी को सूचर्स क्या होते हैं? यस सर, वो जो क्रेनियम में कनेक्शंस होते between the यस यस, बिल्कुल ठीक बात है। जॉइंट्स बिटवीन skull स्कल bones. बिल्कुल ठीक बात है। ये जो सूचर होता है ये एक तरीके जॉइंट्स है ना, तो जॉइंट बनाता भी है, तो ये कौन सा जॉइंट बनाता है? इमूवेबल या इसी को बोलते हैं, कार्टिलेजिनस या नहीं फाइब्रस। फाइब्रस बोलते हैं। कार्टिलेजिनस वाले में स्लाइट मूवमेंट होती है, ये वाला होगा फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मान लो हम स्कल का टॉप व्यू देख रहे हैं, ये स्कल का टॉप व्यू है, तो इधर ऐसे जिगजैग सी लाइन दिखाई देंगी, ये फ्रंटल बोन हो गई, ठीक है। ये ऐसे जिगजैग लाइंस दिखाई दे रही हैं। सपोज ये कौन सी बोन होगी पीछे वाली? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल होगी। और ऐसे टेम्पोरल। टेम्पोरल। ये वाली पेराइटल होगी, और साइड्स में होती है ना टेम्पोरल, तो यस एकदम सर। से ये वाली। तो हमेशा ये जो जिगजैग लाइंस दिखाई दे रही होती हैं, ये क्या होती है? ये सूचर्स होती है। ऐसा लगता है कि जैसे एक जो बोन है उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दूसरे बोन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में फिक्स हो गए हैं। अच्छा, इससे मुझे एक बात और याद आती है, किसी ने डाउट में पूछा था, मैंने शायद सेल जंक्शन में आपको बताया नहीं, नोट का पॉइंट में बना देता हूं। सेल जंक्शंस में हो या किसी और चीज में भी हो, ये टर्म यूज होता है। एक किसी ने पूछा था, इंटरडिजिटेशंस। ऐसे करके हमने देखा था कि दो कॉलमनर सेल्स थी ना, ऐसे। अरे भाई कुछ याद है पिछली क्लास का? यस यस सर। सर। तो उसमें क्या था? उसमें ये था कि भाई यहाँ पर टाइट जंक्शन हमने बना रखे थे, फिर हमने कुछ अधेरिंग जंक्शन बना दिए थे, ठीक है। और यहाँ लास्ट में हमने एक टनल गैप वाला जंक्शन। जंक्शन, गैप जंक्शन बना दिया था। इसके अलावा ना कभी बीच में ऐसा भी होगा कि दोनों सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो आपस में ऐसे फिट हो सर ये जाती। प्लेसेंटा में भी पढ़ा, किसमें पढ़ा था? प्लेसेंटा कोरियोनिक हाँ, विलाई। प्लेसेंटा में कोरियोनिक विलाई, वहां भी इंटरडिजिटेशन होता है। देखो, इंटर मतलब होता है बिटवीन टू, और डिजिट मतलब होता है फिंगर। तो यहाँ बेसिकली किसकी बात हो रही है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। तो इन दोनों ही सेल की लग रही है ना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपस में फिट हो जाएंगी फर्म अटैचमेंट के लिए। तो इन स्ट्रक्चर्स का नाम हो जाता है इंटर डिजिटेशंस। तो बेसिकली इंटर डिजिटेशन का मतलब होता है एक फर्म फिटिंग, फर्म अटैचमेंट। तो चाहे वो ये टर्म कहीं भी यूज कर लो। अब प्लेसेंटा में है, तो प्लेसेंटा में तुमने ये पढ़ा है कि जो मैटरनल टिश्यू है और जो फीटस का टिश्यू है उसके बीच में क्या बन जाती है? इंटरडिजिटेशंस, और वो आपस में फिट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह तुम देखो, यही वाला तो स्ट्रक्चर ये भी है कि नहीं? यस सर। तो सूचर्स में भी जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है वो बीच में प्रेजेंट होगा, और दोनों स्कल बोन्स ऐसा लगता है आपस में क्या हो चुकी हैं? इंटरडिजिटेट। इंटरडिजिटाइड। ठीक है, क्लियर है? यस। येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू की बात तुम हर उस जगह करोगे जहां पर बॉडी में इलास्टिसिटी है। बेसिकली आगे ये कार्टिलेज के साथ एसोसिएट हो जाएगा, और कौन सी कार्टिलेज के साथ? इलास्टिक कार्टिलेज के साथ, ठीक है। यस। ओके, तो नेक्स्ट है ये इररेगुलर टिश्यू के एग्जांपल।
तो देखो इर्रेगुलर टिश्यू जो है, डेंस इर्रेगुलर टिश्यू, ये उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर हर डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट होता है, मतलब कई सारे डायरेक्शन से खिंचाव महसूस हो। मतलब स्किन है, अब स्किन के ऊपर तो किसी भी डायरेक्शन से प्रेशर हो सकता है ना, ऊपर से खींचो, आगे पीछे कहीं से भी। तो इस तरीके की जगहों पर जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको मसल्स के साथ जोड़ने का, इंटीग्रेट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। और उसमें भी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किस टाइप का है, वो है इर्रेगुलर टाइप का। अब मैंने यहाँ पर लिखा है स्किन, और स्किन के बाद मैंने एरो लगा के दिखा दिया डर्मिस। एक्चुअल में होता क्या है, स्किन में टॉप मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया। उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है डर्मिस। डर्मिस जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर ये कनेक्टिव टिश्यू है तो कौन सा वाला है, डेंस डेंस इरेगुलर। इसके अलावा हार्ट की जो कवरिंग होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम में भी एक फाइब्रस लेयर होती है और एक सीरस लेयर होती है, मतलब एक पेरिटोनियम से डिराइव्ड लेयर होती है और दूसरी लेयर जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। लेकिन वो फाइबर्स भी कैसे ओरिएंटेड होते हैं, इर्रेगुलरली। देन हार्ट वेल्व्स जानते हो, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, है ना। यस। तो उसमें भी जो कनेक्टिव टिश्यू है कौन सा होगा, डेंस इर्रेगुलर। देन पेरिकॉन्ड्रियम और पेरिओस्टियम, ये दोनों चीजें क्या है, bones and cartilages के periphery of cartilage is perichondrium and periphery of bone is Bone is periosteum. पेरिओस्टियम। तो इस पेरिफेरी में, कार्टिलेज की पेरिफेरी हो या बोन की पेरिफेरी हो, वहां भी फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो उन फाइबर्स में भी अरेंजमेंट कैसी होगी, इर्रेगुलर होगी। ठीक है, तो वो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एनसीईआरटी के अंदर तो सिर्फ 3 बातें कही गई हैं, टेंडन के बारे में, लिगामेंट के बारे में और स्किन के बारे में और इनकी लोकेशन। ठीक है, इतना याद रखना है कम से कम। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, देन कम्स योर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 कैटेगरीज की बात करी है ना, एक है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक है वैस्कुलर Vascular कनेक्टिव connective tissue. और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में फर्दर 2 बातें हैं, एक है कार्टिलेज और एक और है bone. बोन। तो पहले हम देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज, देखो कार्टिलेज के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा कॉन्ड्रो। ठीक, तो अगर पूछा जाए कार्टिलेज में प्रोटीन कौन सा है, chondrin Chondrin. तो आप कहेंगे कॉन्ड्रिन प्रोटीन है। अच्छा, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, सेल और ग्राउंड सब्सटेंस, है ना। तो अगर मैं कहूं कार्टिलेज में भी सेल्स हैं, तो इन सेल्स में क्या क्या सेल्स बता सकते हो, कौन कौन सी सेल्स हैं? Chondrocytes. Chondrocyte. कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। chondroblast Chondroclast. chondroclast पहले हम कॉन्ड्रोब्लास्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फिर clast लिख लो. ये होती है कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स और ये सेक्रीट करते हैं, दे सेक्रीट मैट्रिक्स। दूसरे जो सेल्स हैं वो है कॉन्ड्रोसाइट्स। अब इसके बारे में खास बात यह है कि ये एक्चुअल में होते तो कॉन्ड्रोब्लास्ट ही हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स which are completely surrounded by matrix become chondrocytes। जब कॉन्ड्रोब्लास्ट बनता है तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो
मैट्रिक्स सेक्रेट करना शुरू करता है, और जब मैट्रिक्स सेक्रेट करते करते वो खुद सारी तरफ से मैट्रिक्स से घिर जाएगा, तो अब वो क्या कहलाएगा? कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप की सेल होती है, दैट इज Chondroclast. कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोक्लास्ट जो है, क्लास्ट वर्ड कहीं आएगा मतलब डिस्ट्रक्टर सेल है, ये कॉज करती हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज। तो एक्चुअल में दीज आर व्हाट? दीज आर मैक्रोफेजेस, कार्टिलेज के मैक्रोफेजेस हैं। बट इसमें ये चीज ध्यान रखना कि दीज आर प्रेजेंट इन फीटल स्टेजेस। फीटस वाली स्टेज में इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, बाद में ये चेंज हो जाते हैं क्योंकि कार्टिलेज बाद में बोन में कन्वर्ट होती है, तो ये बोन मैक्रोफेजेस बन जाएंगे बाद में। क्या बन जाएंगे? ओस्टियोक्लास्ट। Osteoclast. ठीक है। तो बेसिकली कार्टिलेज में 3 टाइप की सेल्स हैं यहाँ पर फीटल लाइफ में, कॉन्ड्रोक्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। सर यस सर कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स का फंक्शन सेम ही रहता हाँ, फंक्शन सेम रहता है। देखो इसमें ऐसा है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट है ना, तो ब्लास्ट जो है वो बहुत सारा मैट्रिक्स सेक्रीट करता है। बाद में जब वो साइट बन जाता है तो वो मैट्रिक्स की क्वांटिटी कम सेक्रीट करता है, उतनी ही सेक्रीट करेगा जितने से आसपास के एरिया में मैट्रिक्स मेंटेन रहे। ठीक है। तो ब्लास्ट का काम है मैट्रिक्स को बनाना, और साइट का काम क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स को Maintain करना. मेंटेन। करना। सर ये डिवाइड भी करते हैं क्या? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात तुमने पूछी। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट्स हैं ये बिल्कुल डिवाइड करते हैं। वहीं पर अगर बोन के बारे में बात करोगे तो बोन सेल में जो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। तो एक्सक्यूज मी सर, यस सर ये सब कुछ फीटल लाइफ में हो रहा है? बेटा, हाँ, जब हमारी बॉडी बनती है पहली बार तो पूरी वो किससे बनी होती है? कार्टिलेज से। बाद में कार्टिलेज बहुत सारी जगहों पर रिप्लेस हो जाता है बोन से, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैदा होने के बाद कार्टिलेज खत्म हो गया। कार्टिलेज जो है वो एडोलेसेंस तक मेंटेन रहता है, और कार्टिलेज की वजह से ही बोन इलोंगेशन होता है। वो मैं भी बोन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें इसका रोल बताऊंगा। ठीक है। यहाँ सर पर एक मिनट सर, कॉन्ड्रोक्लास्ट सर जो एडल्ट के अंदर सर कम होती है क्या? हाँ जी, ओके सर। यहाँ पर जो मैं कॉन्ड्रोक्लास्ट की बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैंने स्पेशली बोला है कि यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन फीटल स्टेजेस। बाद में इसका काम ओस्टियोक्लास्ट कर रहा होगा। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट ही कॉन्ड्रोसाइट को बनाता है ना? हाँ, कॉन्ड्रोब्लास्ट ही कॉन्ड्रोसाइट बनाएगा। हाँ जी, बोलो। सर जैसे रूमेटोइड आर्थराइटिस है जो बोन डिजीज होता है जो अपने सेल को अटैक करता है, तो क्या वो ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से होता है? उसमें बेटा देखो, जो बोन के मैक्रोफेजेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनको हम ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, लेकिन वहां पर रूमेटोइड फैक्टर बनता है, मेन वो होता है ये जो एंटीबॉडी तुमने पढ़ा है ना, आईजीएम। हाँ जी सर। आईजीएम जो है ये बोन्स में एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर। इसी आईजीएम को बोल रहे होते हैं रूमेटोइड फैक्टर, और इसी को डिग्रेड करने के लिए वहां पर ओस्टियोक्लास्ट आने लगते हैं। ओके सर। ठीक है। तो जब ये तो क्योंकि नॉर्मल सेक्रीशन है ना बॉडी का, तो इसके साथ में बहुत सारा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो भी डिग्रेड हो जाता है। बोन्स में साइनोवियल जॉइंट होता है ना, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन भी डिग्रेड होने लगता है, और बोन्स के एंड पे जो कार्टिलेज होता है वो भी डिग्रेड होने लगता है, जिसकी वजह से पेन होता है रूमेटोइड अर्थराइटिस के अंदर। सर एक बार सर क्लास दोबारा से बताइए। सर हाँ जी, एक एक करके पूछो। सर बोलो। कॉन्ड्रोक्लास्ट दोबारा बता दीजिए। बता दूंगा बेटा दोबारा, बिल्कुल बता दूंगा। और कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है?
सर फीटल स्टेज में कॉन्ड्रोक्लास्ट की अमाउंट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि फीटल स्टेज में कार्टिलेज ज्यादा होता है। सर जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स भी डिवाइड करते Yes, chondrocytes also have the capability of division. हैं? ओके। देखो कार्टिलेज सेल्स जो है बेटा, यहाँ पर मैंने तुमको 3 टाइप के बताए हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग सेल्स। अब ये तो खुद सेल्स है, तो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स का मतलब क्या हुआ? इन्होंने सेक्रीट किया है मैट्रिक्स, दे सेक्रीट मैट्रिक्स। सपोज ये एक कॉन्ड्रोब्लास्ट है, अब इसने मैट्रिक्स सेक्रीट करना शुरू कर दिया, तो एक समय होगा ये पूरी तरीके से मैट्रिक्स से घिर जाएगा। जब ये पूरी तरीके से मैट्रिक्स से घिर जाएगा, तब इसी को हम बोल रहे होंगे कॉन्ड्रोसाइट। अब मैं कहूं कॉन्ड्रोसाइट भी मैट्रिक्स सेक्रीट करता है, तो यहां भी सेक्रीट मैट्रिक्स, यहां भी सेक्रीट मैट्रिक्स, तो फर्क क्या हुआ? फर्क मैंने ये बताया कि कॉन्ड्रोब्लास्ट सेक्रीट मैट्रिक्स टू फॉर्म द कार्टिलेज, कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस बनाने के लिए, और कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है? दे सेक्रीट मैट्रिक्स टू मेंटेन द मैट्रिक्स, द कार्टिलेज, कार्टिलेज में जो भी ग्राउंड सब्सटेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, दोनों में ये फर्क है। अब तीसरा सेल मैंने ये बताया आपको, कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्लास्ट मतलब होता है डिस्ट्रक्टर सेल या डिग्रेडिंग सेल, तो इट कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज। लेकिन these chondroclasts, they are restricted mostly in fetal stages, क्योंकि जब बॉडी में कार्टिलेज होगा तभी आगे चल के बोन उसको रिप्लेस कर पाएगी। ठीक है, कार्टिलेज विल बी रिप्लेस्ड बाय बोन्स। तो अभी तो बॉडी में कार्टिलेज ज्यादा रहना चाहिए, इसलिए डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्ड्रोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं होती है, अगर दिखती भी है तो ये कब दिखाई दे रही होती है? फीटल स्टेजेस में दिखाई दे रही होती है। तो यहाँ पर तुम्हारी सिग्निफिकेंस के जो सेल्स हैं वो है कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स। अभी मुझे थोड़ा सा कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर पढ़ाने दो, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट कब टर्म यूज होना शुरू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी में ये वाला फोटो दिया हुआ है। अब इस फोटो में तुमको क्या दिख रहा है? एक तो यहाँ दिख रहे हैं कोलेजन फाइबर्स, और दूसरा दिखा रखा है कार्टिलेज सेल। कार्टिलेज सेल्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो एनसीईआरटी ने कार्टिलेज के बारे में ये कहा है कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? प्लाएबल है। प्लाएबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, एबल टू बेंड। हाँ, एबल टू बेंड, तो फ्लेक्सिबल है। लेकिन बोन का मैट्रिक्स नॉन प्लाएबल है। रितिका बेटा वीडियो टर्न ऑफ करो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने तो नहीं दिखाया हुआ डायग्राम में, लेकिन ये जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं ये एक स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? लैकुना बोलते हैं। लैकुना का मतलब होता है स्मॉल लेक। लेक यानी पानी, जहां पर थोड़े से गड्ढे में पानी भरा है उसको। हाँ, तो लैकुना मतलब हो गया फ्लूइड फिल्ड स्पेस। अब ये तो उन्होंने टिपिकल डायग्राम बना दिया किसी कार्टिलेज का, लेकिन जब हम कार्टिलेज को क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ पर ये 3 बेसिक टाइप के कार्टिलेजेस हमको मिलते हैं, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज,
व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और हाइलीन कार्टिलेज। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो ये जो ए वाला डायग्राम है, ये वाला, ये इलास्टिक कार्टिलेज का है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर मैं ये हटा देता हूँ थोड़ा, यू कैन सी द फाइबर्स। ये फाइबर देख के तुम्हें कौन सा फाइबर लग रहा है ये होगा? रेटिकुलर। ये ब्रांच्ड है, ठीक है, इलास्टिन। इलास्टिक फाइबर है बेटा, रेटिकुलर कार्टिलेज नहीं है। ये कौन से फाइबर है? येलो फाइबर्स। येलो फाइबर्स कौन से? इलास्टिन फाइबर्स। तो अगर इलास्टिन फाइबर कार्टिलेज में होंगे तब उसको आप बोलोगे इलास्टिक कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज के अंदर फाइबर्स ना के बराबर हैं, ठीक है, इसी वाले में देखो, इस ब्लू वाले में, इसमें दिख रहे हैं कहीं फाइबर्स? नहीं दिख रहे हैं, ठीक, तब इसको बोलोगे बेटा हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज बोलोगे। और अगर फाइबर्स प्रेजेंट हैं और वो भी कैसे प्रेजेंट है? पैरेलली में कोलेजन मतलब व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ये है बंडल्स में और पैरेलली अरेंज्ड है। ऑफ कोर्स ऐसा अरेंजमेंट किसका होता है? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर। तो ये वाली कार्टिलेज हो जाएगी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, बाकी जितने भी ये कॉन्ड्रोब्लास्ट दिखा रखे हैं, ये सारे एक स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। ये दिखा रखा है स्पेस, ये जो स्पेस है इसमें बाहर की तरफ ये पूरा यहाँ पर होगा फ्लूइड, और इसी फ्लूइड से इसको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिलता है। किसको? कॉन्ड्रोब्लास्ट को। ठीक। तो ये 3 टाइप के है। मैं तुम्हें अलग से एक बना के भी दिखाता हूँ। किसी कार्टिलेज का हम अगर थोड़ा सा पोर्शन ले लें, तो कार्टिलेज की जो बेटा पेरिफेरी होती है, पेरिफेरी ऑफ कार्टिलेज, ये पेरिफेरी है, इसको क्या बोलते हो? पेरिकॉन्ड्रियम। यस, दिस इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। और इस पेरिकॉन्ड्रियम में भी 2 लेयर्स होती हैं। इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर एंड आउटर फाइब्रस लेयर। तो एक बात बताओ, फाइब्रस लेयर में कौन से सेल्स मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू के? व्हाइट फाइब्रस सेल्स पूछ रहा हूँ। फाइब्रोब्लास्ट। और जो इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है, कॉन्ड्रोसाइट्स। नहीं, इसमें आप पहले ये बोलो कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाएंगे ना कॉन्ड्रोसाइट। तो इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर जो है, इट हैज कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो अगर मैं इसमें 2 लेयर बना दूं ऐसे, तो ये जो आउटर लेयर है इसमें होंगे फाइब्रोब्लास्ट, और यहाँ अंदर वाली जो लेयर है इसमें कौन से सेल्स होंगे? इसमें होंगे, हाँ, कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो क्या बनाना शुरू करते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या सेक्रेट करते हैं? मैट्रिक्स। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाली जो लेयर है जिसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, आफ्टर टाइम t, मैं अगर इसी डायग्राम को ले लूं तो यहाँ पर ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से मैट्रिक्स से घिर जाएंगे। ठीक, और अब क्या होगा कि जो पेरिकॉन्ड्रियम है वो शिफ्ट हो चुकी है बाहर की तरफ, और ये जो सारे सेल्स हैं ये पूरी तरीके से किससे घिर चुके हैं? मैट्रिक्स से।
तो पहले जिन सेल्स का नाम क्या था? Chondroblast, अब वही सेल्स क्या है? chondrocytes, कॉन्ड्रोसाइट्स है, ठीक है ना। अब यहाँ फिर से ये बाहर दो लेयर्स हो जाएंगी, आउटर फिब्रोब्लास्ट लेयर और इनर कॉन्ड्रोजेनिक। तो यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट हो जाएंगे। अब ऑफ कोर्स ऐसा हुआ होगा ना कि ये वाले जो कॉन्ड्रोब्लास्ट थे इन्होंने डिवाइड किया होगा, पहले डिवाइड किया होगा कि नहीं? yes sir, डिवाइड किया होगा। डिवाइड करके कुछ अंदर वाली सेल लेयर बना ली और एक बाहर वाली सेल लेयर बना ली। तो जो बाहर वाली सेल लेयर थी वो क्या बन गए? नए वाले chondroblast बन गए, और जो दूसरे सेल्स थे वो क्या बन गए? chondrocytes, साइट बन गए, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर सेल्स बढ़ते जाते हैं, कार्टिलेज ऐसे ग्रो करती जाती है। तो हम बोलते हैं कार्टिलेज की ग्रोथ जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि मैट्रिक्स बाहर से अंदर की तरफ सेक्रीट होता है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। तो क्या center की तरफ, ग्रोथ कैसी हो गई? यूनिडायरेक्शनल हो गई। यूनिडायरेक्शनल का मतलब मैं लिख देता हूँ, पेरिफेरी टू सेंटर। सर सेंट्रीपीटल बोल सकते हैं? सेंट्री, हाँ बोल सकते हो, सेंट्रीपीटल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। बस ये है कि जो कार्टिलेज की तुम लेयर लोगे वो पूरी सर्कुलर नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ एंड, अगर लॉन्ग बोन्स की एंड पर ले रहे हो तो वहां मिल जाएगी, लेकिन अगर कान की बात करो, ईयर की कार्टिलेज की बात करो, तो वहां तो वो सेमी सर्कुलर है ना, नहीं मिलेगी। तो खैर बोल सकते हो सेमी, लेकिन हम यूज यही टर्म करते हैं क्योंकि हम बोन के साथ इसको कंपेयर करते हैं ना। बोन में बाइडायरेक्शनल और कार्टिलेज में यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल। तो अब ये जिस तरीके से मैंने बेटा ग्रोथ बताई है, इसी तरीके से होते होते यहाँ पर बहुत सारे ये लैकुना बन जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं लैकुना के अंदर खूब सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? chondrocytes, साइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सपोज ये एक कॉन्ड्रोसाइट है। अब यहाँ पर देख रहे हो ये मैंने कितने कॉन्ड्रोसाइट बना दिए? यहाँ मैंने 2 बना दिए। ये ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे कैसे आ गए अंदर? बोलो। डिवाइड करके, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हम बोलते हैं कि जो कार्टिलेज सेल्स हैं दे मे बी प्रेजेंट सिंगली और इन ग्रुप्स। तो बेसिकली अगर ग्रुप्स में प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स यहाँ पहले एक सेल, ये वाली सेल थी, इसने डिवाइड करके 2 सेल बना ली, एक सेल ये रही होगी, इसने डिवाइड करके 2 सेल बना ली। तो ऐसे ग्रुप्स में आ गए, पेयर्स में आ गए, ठीक है। और यहीं पे अच्छा बताओ, ये वाला जो डायग्राम है ये तुमको कौन सी टाइप का कार्टिलेज लग रहा है अभी के लिए? हाइलिन लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई फाइबर नहीं है। अगर इसी में फाइबर्स इस तरह से प्रेजेंट हो, व्हाइट फाइब्रस, ये व्हाइट फाइब्रस हो जाएगी। और अगर फाइबर्स ऐसे प्रेजेंट हो, येलो फाइबर्स, इलास्टिक कार्टिलेज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना बात? सर। तो सर, हाँ जी बोलिए। सर मैट्रिक्स का क्या काम होता है इसमें? ये जो मैट्रिक्स सेक्रेट करते हैं और मेंटेन करते हैं। हाँ, मैट्रिक्स का काम क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। देखो भैया ऐसा है, अगर कोई चीज डिफ्यूज होनी है, कोई डिफ्यूजन होना है तो इसी मैट्रिक्स के थ्रू ही होगा। अगर कार्टिलेज से बाहर से कुछ अंदर आना है तो किसके थ्रू आएगा? मैट्रिक्स के थ्रू। तो जिस तरह से एपिथेलियल टिश्यू के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू के लिए क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, ठीक। कोई भी चीज डिफ्यूज होगी तो मैट्रिक्स में होगी। अब मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज के लिए बेटा हम बोलते हैं
कार्टिलेज को चलो एपिथेलियल टिश्यू से कंपेयर करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के लिए तुमने ये टर्म यूज किया था, अवेस्कुलर, एवेस्कुलर बट इनर्वेटेड। इनर्वेटेड। और कार्टिलेज के लिए हम बोलते हैं नॉन वैस्कुलर या एवेस्कुलर नर्वेटेड। एंड नॉन नॉन इनर्वेटेड। इनर्वेटेड। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन वैस्कुलर मतलब तो हो गया नो ब्लड वेसल्स और नो ब्लड सप्लाई, और नॉन इनर्वेटेड का मतलब नो नर्व्स। नो नर्व्स, नो नर्व सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू में नो ब्लड सप्लाई बट नर्व सप्लाई होती है। बट नर्व सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और अगर यहीं पे कार्टिलेज को मैं बोन से कंपेयर कर दूं तो बोन के लिए क्या होगा? बोन तो वैस्कुलर भी होती है और इनर्वेटेड भी। इनर्वेटेड भी होती है। तो समझ आया तीनों में जो टर्म्स हो सकती हैं क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन में टर्म्स क्या क्या लिखी हो सकती हैं। एपिथेलियल टिश्यू के लिए क्या लिखा हो सकता है? एवैस्कुलर बट इनर्वेटेड। कार्टिलेज के लिए क्या लिखा हो सकता है? एवैस्कुलर एंड नॉन इनर्वेटेड। एंड बोन इज वैस्कुलर एंड इनर्वेटेड। ठीक। अब ये कहोगे भाई कार्टिलेज जो है वो एवैस्कुलर है, तो बिल्कुल एपिथेलियल टिश्यू की तरह यहां भी समस्या आएगी ना कि भाई इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? थ्रू मैट्रिक्स से। बिल्कुल सही बात है, मैट्रिक्स से डिफ्यूज होके मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इज obtained थ्रू मैट्रिक्स via मैट्रिक्स थ्रू डिफ्यूजन। अब हम ये तो बोलते हैं कि कार्टिलेज जो है वो एवैस्कुलर और नॉन इनर्वेटेड है, लेकिन यहाँ पर नोट ये बात करनी है कि कार्टिलेज में जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है दैट इज वैस्कुलर एंड इनर्वेटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी ब्लड वेसल्स होंगी वो पेरिकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम में सपोज यहाँ मैंने ये ब्लड वेसल बना दी, ये ऐसे पेरिकॉन्ड्रियम से पास हो रही है, ये क्या है? ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में से न्यूट्रिशन निकलेगा और निकल के किस में आएगा? मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स से किस में जाके कलेक्ट हो जाएगा? लैक्यूना में। और लैक्यूना से कौन ले लेगा? कॉन्ड्रोसाइट। क्लियर है? यस सर। ओके तो ये तो बात हो गई बेटा आपके इसकी कार्टिलेज की। अच्छा, ये पेरिकॉन्ड्रियम समझ में आ गया ना, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर कौन सी लेयर है? फाइब्रस लेयर है। इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है। इसी तरह बोन में भी होगी, बोन में भी आउटर फाइब्रस लेयर हो जाएगी पेरियोस्टियम में, और इनर कौन सी लेयर? कॉन्ड्रोजेनिक। ऑस्टियोजेनिक। बिल्कुल सही बात है, बोन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑस्टियोजेनिक। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम जो कार्टिलेज हमने पढ़ी है उसकी थ्योरेटिकल कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तो 3 बेसिक टाइप की कार्टिलेज पढ़ी हैं, और एक और यहाँ तुम्हें कॉलम में दिखाई दे रही है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज एक्चुअल में क्या होती है कि ये हाइलीन कार्टिलेज का ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है। अगर हाइलीन कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो यही क्या बन जाती है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज। लेकिन कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज हमारा फीचर नहीं है। ये किसका फीचर है? फ्रॉग्स में जो गर्डल बोन्स होती हैं उसका फीचर है। और शार्क्स में
जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वहां पर ये पाई जाती है। ठीक, तो बेसिकली हमारे अंदर यही 3 टाइप की कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज। अब हाइलिन कार्टिलेज का नाम ऐसा क्यों है? हाइलो मतलब बेटा होता है ग्लासी, ग्लास कांच के जैसा। ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज में फाइबर्स या तो एब्सेंट है या मैंने कहा कि फ्यू है। ठीक है, डायग्राम में हमने कौन सा फीचर देखा? एब्सेंट। अरे भाई थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जब कंपैरिजन करोगे ना तो उसके हिसाब से बोल दिया कि नहीं है। यस सर। ठीक है, रिलेटिव बात कर रहे हैं हम। और व्हाइट फाइबर्स में बात करोगे तो भाई व्हाइट फाइबर्स है, ऑफ कोर्स कोलेजन फाइबर्स हैं, और येलो वाले में इलास्टिन फाइबर्स। इलास्टिन फाइबर्स। कलर की बात करें तो कलर जो है इसका ब्लूइश व्हाइट दिखाई देता है हाइलिन कार्टिलेज का। व्हाइट फाइबर्स वाला पूरा व्हाइट दिखाई देगा। और इस व्हाइट और इस व्हाइट में क्या अंतर है? यहाँ पर देखो ट्रांसलूसेंट है ये, और ये ओपेक है। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है? पार्शियली ट्रांसपेरेंट, पार्शियली ओपेक। पार्शियली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और ओपेक का मतलब बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होने देगा। हाँ, तो व्हाइट फाइबर्स बहुत सारे आ जाएंगे मैट्रिक्स में तो वो ओपेक बन जाएगा, और अगर फाइबर्स नहीं है तो ट्रांसलूसेंट रहेगी मैट्रिक्स। ठीक है, जेल लाइक होती है ना मैट्रिक्स, तो जेल के जैसी होती है, और जेल है तो ट्रांसलूसेंट होगा। येलो इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये भी कैसी होती है? ओपेक, क्योंकि यहाँ भी फाइबर्स प्रेजेंट है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज डिफरेंट फ्रॉम हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ फाइबर्स नहीं है, उसके बाद भी ये क्या हो चुकी है? ओपेक। कैल्शियम की वजह से। यस, क्योंकि इसमें कैल्सिफिकेशन हो गया, कैल्शियम बहुत ज्यादा आ गया तो ये ओपेक हो गई। ठीक है, नाउ इन सब में अगर इलास्टिसिटी को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा स्टिफ कौन सी हो चुकी होगी जिसमें कैल्सिफिकेशन सबसे ज्यादा हो गया? तो स्टिफ हो गई तो नॉन इलास्टिक हो गई। ठीक है, यस सर। और जिसमें मैट्रिक्स जेल लाइक है वो फ्लेक्सिबल ही रहेगा। जिसमें बंडल्स के फॉर्म में फाइबर अरेंज होंगे तो उसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और ऑफ कोर्स जिसमें इलास्टिक फाइबर्स हैं वो भी फ्लेक्सिबल रहेगा। इसमें स्ट्रेंथ भी रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। स्ट्रेंथ भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। ठीक है, ये वाली हार्ड तो होती है। अब हार्ड में और स्ट्रेंथ होने में कुछ अंतर होता है या सेम होता है? सर होता है अंतर, होता है डिफरेंस। अगर मैं कहूँ बहुत ठोस है लेकिन चूर हो गया, ब्रिटल, तो क्या वो उसमें स्ट्रेंथ है? इसका मतलब नहीं है। नहीं है सर। तो बेटा ये वाली हार्ड है और साथ में क्या है? ब्रिटल है। ठीक है, अच्छा। ब्रिटल मतलब? ब्रिटल मतलब जो ब्रेक हो जाए। ब्रेकेबल। सर प्लायबल वर्ड भी इसी के लिए यूज करते हैं। प्लायबल बेटा, प्लायबल का मतलब बताया ना फ्लेक्सिबल। प्लायबल इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल। अब बात देखो, इसमें जो क्वेश्चन आता है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इसी पे आता है और कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भैया हाइलिन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है हमारे लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर, में रिब्स के एंटीरियर एंड पे। एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स का मतलब क्या हुआ? कौन सा एंड? जो स्टर्नम से कनेक्टेड है। यस, जो स्टर्नम से कनेक्टेड है। ये कार्टिलेज कब तक डिवाइड करता है? कार्टिलेज बेटा तब तक डिवाइड करता है जब तक कि सारा कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है खुशी? जब मैं बोन में अभी बताऊंगा ना तो बोन में एपिफाइशियल प्लेट वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब वहां पर ये वाला सवाल जो है तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स है जो स्टर्नम से अटैच होगा, वहां पर प्रेजेंट है। बाकी नोज में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। नोज में कहाँ प्रेजेंट है? टिप पे प्रेजेंट है या डिवीजन पे? सेप्टम में, डिवीजन।
हाँ, तो हमको यहाँ पर बेटर है ये लिखना चाहिए, नेजल सेप्टम। इसके अलावा हमारा जो साउंड बॉक्स होता है दैट इज लैरिंक्स। लैरिंक्स में बहुत सारे टाइप के कार्टिलेज होते हैं, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, तो वो सारे भी किससे बने होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद तुमने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा होगा कि ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। यस सर। यस वो सर। भी कौन सी कार्टिलेज की बनी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज। और वो रिंग्स कहाँ तक कंटिन्यू होंगी? ब्रोंकाई और ब्रोंकियल ट्यूब्स तक। इसके अलावा पिछली क्लास में हमने कुछ बात करी थी मेसेनकाइमल टिश्यू की, वार्टन्स जेली। यस सर। तो पहले तो जेली जैसा होगा स्केलेटन, उसके बाद जब स्केलेटन बनेगा तो कौन सी कार्टिलेज से बन जाएगा? हाइलाइन कार्टिलेज से। और बाद में हाइलाइन कार्टिलेज फिर चेंज होती जाएगी, बोन में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है। व्हाट अबाउट व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होगी? देखो दो एग्जांपल यहाँ Pubic symphysis and Pubic intervertebral symphysis disc. और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स होते हैं उनको हम वर्टिब्री बोलते हैं। सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम की ये क्या है? बोन्स है। ठीक है। अरे भाई अच्छे से बना दूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखा है ऐसा कोई डायग्राम? यस यस सर। यस सर। ये जो कांटे कांटे से बना रहा हूँ ये क्या है? महसूस किया है कभी? कभी पीठ में Yes, हाथ sir. रखो, झुक के बैठो तो ये पॉइंट्स महसूस होते हैं ना ये? यस सर। वो यही होते हैं। तो ये डॉर्सल साइड हो गई और ये वेंट्रल साइड हो गई। ठीक है। अब ये जो दोनों बोन्स हैं इनके बीच में यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है? इंटरवर्टिब्रल। यस, ये है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। और ये एक्चुअल में जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनाती है? कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाती है। अभी जो कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाती है तो ये कार्टिलेज एक्चुअल में नहीं है। इसमें स्ट्रेंथ भी प्रेजेंट होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। हम दाएं बाएं आगे पीछे झुक सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि स्पाइन एकदम स्टिफ है, ऐसा है। हाँ, तो यहाँ पर प्रेजेंट है वाइट फाइब्रस टिश्यू या कार्टिलेज बनाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा जो एग्जांपल है वो है तुम्हारा प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? तो अगर तुमने लोकोमोशन वाला चैप्टर देखा तो उसमें ऐसा एक डायग्राम देखा। यस सर। ये टेल बोन है। ठीक है। और फिर ऐसा गर्डल, पेल्विक गर्डल। सर ऑसिफाइड कार्टिलेज भी ओसिफाइड कार्टिलेज? ओसिफाइड कार्टिलेज मतलब क्या हुआ? शायद पढ़ा। कार्टिलेज का जो ओसिफिकेशन होता है तो वो बोन बनती है। कार्टिलेज बेटा जब ओसिफाई हो जाएगी ना तो वही बोन बन जाएगी। ठीक है। ओके। अच्छा, ये पेल्विक गर्डल होता है। कुछ ऐसा रफ सा डायग्राम बनाया है, वो सुंदर नहीं बन रहा है इस पे। ठीक है ना, ये फिसलता है पेन इस पे। तो इन दोनों के बीच में यहाँ ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। और इसमें ये तीन पार्ट होते हैं। यहाँ पर कैविटी होती है। कौन सी कैविटी होती है यहाँ पर? हाँ, एसिटाबुलम होती है भाई, एसिटाबुलम। और इस कैविटी को क्या बोलते हो? कौन बताएगा ये? ग्लिनॉइड है? ग्लिनॉइड कैविटी। नहीं नहीं। अरे बिटिया, ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी। यस, ये लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी है। और एक और फोरामेन पढ़ोगे उसके नाम से लगेगा कि शायद वो लार्जेस्ट है। फोरामेन ऑफ मैग्नम। मैग्नस फोरामेन।
मैग्नस फोरामेन, लेकिन ये लार्जेस्ट है तो किसका है? इसको भी लार्जेस्ट बोलते हैं। ब्रेन स्कल, हाँ स्कल का, स्कल। लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ स्कल। स्कल। हमारी जो क्रेनियम है उसमें जो सबसे बड़ा ओपनिंग है, फोरामेन में मतलब बेटा ओपनिंग होता है, जिनको ना पता हो फोरामेन मतलब ओपनिंग। तो ये जो बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यहाँ पर ये दोनों बोन्स कौन सी प्यूबिक बोन है? अरे भाई याद है कुछ? इलियम, कॉक्सल बोन्स है दोनों, इस्चियम, प्यूबिस, है ना? इलम। इस्चियम यहाँ वैसे इधर का पार्ट बनाता है, इधर प्यूबिस बनाएगा। वो सारी डिटेलिंग चलो वहां पे कर लेंगे जहां बोन है। अब दोनों ये जो प्यूबिक बोन्स है आपस में फ्यूज हो जाती हैं। सिम मतलब एक साथ, सिम मतलब एक साथ, एक साथ कौन आ गई? प्यूबिक बोन, और किसी स्ट्रक्चर की वजह से, तो इसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और बेटा यहाँ पर भी कौन सी कार्टिलेज होती है? वाइट फाइब्रस वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। कार्टिलेज होती है। और एक हार्मोन होता है प्रेगनेंसी, ये पार्चुरेशन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इसी के ऊपर तो काम, सॉरी ऑक्सीटोसिन नहीं, रिलैक्सिन। 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 ऑक्सीटोसिन तो पार्चुरेशन हार्मोन है, लेकिन पार्चुरेशन के समय यहाँ पर कौन काम करेगा? रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन जो है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू को लूज कर देगा, लूज कर देगा, तो ये जो कैविटी है ये थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी, और ब्रॉड होने की वजह से आराम से जो बेबी है दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट। समझ आ गई बात? ये दोनों एग्जांपल क्या थे? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज के थे। अरे भाई पल्ले पड़ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। ओके, देन द थर्ड वन इज येलो इलास्टिक कार्टिलेज। देखो येलो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसके एग्जांपल तुम्हें पता भी होंगे। ये लैरिंक्स अगर लिखा है, देखो लैरिंक्स, अगर लैरिंक्स लिखा है तो हेलिन कार्टिलेज है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं लैरिंक्स के ऊपर जो लिड है, जो ढक्कन है लैरिंक्स का, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, वो कार्टिलेजिनस है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर ब्रीदिंग वाले चैप्टर में ऐसे लिखा भी हो, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, यस सर। दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। देन हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयर पिना, है ना? तो ईयर पिना भी मुड़ जाता है ना, फ्लेक्सिबल है, अपनी पोजीशन वापस ले लेता है, इलास्टिक है। और एक यूस्टेकियन ट्यूब भी तुमने पढ़ा हुआ है, ये यूस्टेकियन क्या करती है? नहीं आएगा। प्रेशर इक्वल करती है, कनेक्ट करते हैं इन मिडल ईयर से, मिडल ईयर टू फेरिंग्स। कि हमारे इंटरनल ईयर में जो एक्सेस साउंड वाइब्रेशंस होती हैं या जो प्रेशर होता है साउंड का ज्यादा, तो वो कहाँ कन्वे कर दिया जाता है? फेरिंग्स में, ताकि जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में बैलेंस हो सके, राइट? तो उसके लिए यूस्टेकियन ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, और यूस्टेकियन ट्यूब भी फ्लेक्सिबल होती हैं, इलास्टिक होती हैं। कभी ऐसा महसूस किया है कोई चीज निगल रहे हो तो कान के जो ड्रम होते हैं उसके ऊपर एक झप सी आवाज महसूस होती है? यस सर। यस, जब मतलब कान में दर्द था ना किसी के, तो मुंह खोलने से भी कान में कुछ ज्यादा दर्द होता था। हाँ, क्योंकि वो भी इसी से होता मुंह होगा ना। खोलने से भी हाँ यूस्टेकियन ट्यूब मूव करती है। मुस्कान बेटा वीडियो टर्न ऑफ करो, ठीक है? तो ये तो 5 जो ऊपर के पॉइंट है उनका कंपैरिजन हो गया। अब आ जाते हैं पेरिकॉन्ड्रियम के कंपैरिजन पे। अब देखो यहाँ पे जो हाइलिन कार्टिलेज है उसके केस में ये कहा जा रहा है कि जो मोस्ट हाइलिन कार्टिलेज है वो पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंडेड होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन की बात हो रही है। अब ये एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, कौन बताएगा? सर बोन के टर्मिनल पॉइंट्स। हाँ, बोन की जो एंड्स होती हैं। देखो
जब भी तुमको ये टर्म मिलेगा आर्टिकुलेशन, सब कुछ आप ही बोलो सर। सब कुछ मैं ही बोलूं? अरे किसको तकलीफ हो गई भाई? चलो ठीक है। अच्छा, आर्टिकुलेशन जो है, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट फॉर्मेशन। ये ऐसे लॉन्ग बोन है, ठीक है, ये किसी और बोन के साथ यहाँ पर जॉइंट बना रही होगी। जहां ये जॉइंट बनता है तो बोन जो है उसकी एंड पर ये ऐसे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये वाला जो पोर्शन है रेड कलर का, ये कार्टिलेज। अगर मैं नेचर की बात करूं तो बाय नेचर ये कार्टिलेज कौन सी है? हाइलाइन। हाइलाइन। हाइलाइन कार्टिलेज है। लेकिन ये किसमें पार्टिसिपेट कर रही? इट पार्टिसिपेट्स इन जॉइंट फॉर्मेशन। और क्योंकि जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, देयरफॉर इसी को हम क्या बोल देते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक। तो अब होगा क्या कि जब कोई हाइलाइन कार्टिलेज जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी, तब इसकी जो पेरिकॉन्ड्रियम होगी, ये जो किनारा होता है ना कार्टिलेज का, उसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं हम। ये पेरिकॉन्ड्रियम पूरी तरीके से बोन के साथ फ्यूज हो चुका होगा। ठीक है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज में हम कहते हैं कि जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये फ्यूज हो चुका होता है किसके साथ? बोन के साथ। Therefore we say that perichondrium is absent. लेकिन अगर कोई हाइलाइन कार्टिलेज आर्टिकुलेशन में या जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तब हम ये बोलेंगे कि उसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है। दोनों बात समझ में आई? क्या बताया मैंने? यस सर। यस सर। हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा कि हाइलाइन, नॉर्मल बात करते हैं पहले, कि हाइलाइन कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होता है। हाइलाइन कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होता है, ठीक? हाँ जी। ऐसा हाइलाइन कार्टिलेज जो जॉइंट फॉर्मेशन करेगा, उसमें जो पेरिकॉन्ड्रियम है वो फ्यूज हो चुका होगा किसके साथ? बोन के साथ। और इसलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज जब नाम लिया जाएगा तब क्या बोलोगे? पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। एब्सेंट। फ्यूज हो गया क्योंकि। फ्यूज हो गया। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। नेक्स्ट जो है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अब इसमें तो आपका पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है। फिर येलो इलास्टिक कार्टिलेज है, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम आपका प्रेजेंट है। कैल्सिफिकेशन। अब कैल्सिफिकेशन में भी इतना ज्यादा कैल्सिफिकेशन हो चुका है कि पेरिकॉन्ड्रियम की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गई है, तो यहां पर भी ये हो गया एब्सेंट। ठीक। तो यहाँ पर प्रेजेंट, फिर यहाँ एब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट, फिर एब्सेंट। और ये पहला वाला जो केस था, इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज के केस में क्या बता दिया? एब्सेंट। एब्सेंट। ठीक है। देखो पेरिकॉन्ड्रियम का जहां पर बहुत फर्म अटैचमेंट होगा, जहां पर फ्यूजन हो जाएगा, वहां वो एब्सेंट हो जाएगा। और जहां पर थोड़े फ्लेक्सिबल रहेगा, कहीं फ्यूजन नहीं हुआ है, तो वहां पर पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा। तो चाहे हाइलाइन कार्टिलेज देखो या येलो इलास्टिक कार्टिलेज देखो, वहां पर पेरिकॉन्ड्रियम दिखाई देगा। आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज, इनके केस में पेरिकॉन्ड्रियम दिखाई नहीं देगा। So this was the comparison between 4 types of cartilage. इसमें किसी को कुछ पूछना है? कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बताओ। सर एक बार फ्यूजन का सर तरीका बता दो सर, किस तरीके सर वो एंड से होगा या फिर जो मतलब पूरा? बता देता हूँ। देखो ये जो डायग्राम जैसे ये बनाया है ना मैंने,
तो इसमें तो मैं तुम्हें बोन का सेक्शन दिखा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि ये बोन का एंड है, ठीक, तो इस एंड पे जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज समझ लो ये कार्टिलेज है ऐसे, ये तो बताओ इसकी पेरिफेरी क्या हुई? ये हम देख रहे हैं सेक्शन। अगर इसका मैं फ्रंट व्यू देखूं तो ये मैं कार्टिलेज मान लेता हूं, ये कार्टिलेज है, ठीक है। ये इसकी पेरिफेरी हो गई, तो पेरिकॉन्ड्रियम यही तो होगा। यस सर। यस सर। ये मैं इसका वेंट्रल व्यू देख रहा हूं, और इस वाले डायग्राम में जो रेड से शो किया हुआ है उसमें ये वेंट्रल साइड है, ये कार्टिलेज की डोर्सल साइड है। तो बताओ पेरिफेरी कहाँ दिखाई देगी? व्यूइंग एंगल की बात है बेटा, कौन से डायरेक्शन से देख रहे हो? रुको मैं वीडियो ऑन करके मैं तुम्हें एक्शन से समझा देता हूँ। मैं दिख रहा हूँ? यस सर। ये जो है एंड है, ये जो पेन है ये एक बोन है और ये इसका एंड है। अब ये जो मेरा हाथ है ये इसको ऐसे कवर कर रहा है हर तरफ से, ठीक है, हर तरफ से कवर कर लिया देखो। यस सर। और अब इसको मैं इस कार्टिलेज को यानी अपने हाथ को हटा देता हूँ। अब अगर ऐसे देखूं तो ये जितनी भी पेरिफेरी है ये पेरिकॉन्ड्रियम है कि नहीं? मेरे हाथ की पूरी Yes, sir. पेरिफेरी जो है ये पेरिकॉन्ड्रियम है, और ये ऐसे बोन अटैच हुई यूं कवर किया इसने। अब अगर तुम सेक्शन देखोगे, ये सेक्शन देखोगे बोन का ऐसे कट करके, तो तुमको पेरिफेरी कहाँ दिखाई देगी? यहीं तो दिखाई देगी। तो अब इसी को इसके ऊपर लगा दो, बोन के ऊपर ऐसे पूरी तरीके से यूं कवर कर दो। तो यहाँ पर जो पेरिफेरी थी किसने पूछा था ये डाउट पेरिकॉन्ड्रियम फ्यूजन वाला? क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये तो बात होगी बेटा आपके टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन की। अच्छा, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन, डर्मेटन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट भी हुआ करता था। तो Yes, sir. कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट पूछा जाएगा ज्यादा किसमें होता है, तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स बताओगे, ठीक है ना। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज है। तो बोन, जैसे कार्टिलेज की बात कर रहे थे कि कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें भी सेल्स होंगे और मैट्रिक्स होगा, तो उसी तरह बोन में भी सेल्स हैं और मैट्रिक्स है होंगे। अब बोन का जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर कैल्शियम के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे। कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा। हम कहते हैं बोन हमारा जो है वो रिजर्वॉयर होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। तो यहाँ पर जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये टर्म सुना है? नो। हाइड्रोक्सी एपेटाइट नहीं सुना?
हाइड्रोक्सी एपेटाइट में सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी फ्लोरोएपेटाइट तो इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, और साथ में कैल्शियम का क्लोराइड भी आ जाता है। ठीक है, अब जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये वाला बोन में होता है और दांत में एक लेयर होती है डेंटाइन, उसमें प्रेजेंट होता है। और जो हाइड्रोक्सी फ्लोरोएपेटाइट है बेटा ये होता है दांत के एनेमल वाले पार्ट में। फिर हम कहते हैं कि जो इनेमल है ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। और बोन जो है, बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर टिश्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोन के अंदर लिविंग सेल्स भी हैं, लेकिन इनेमल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिपोजिशन है। डिपोजिशन किसका, हाइड्रोक्सी फ्लोरोएपेटाइट का। ये हाइड्रोक्सी होगा, सॉरी, हाइड्रोक्सी फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी कौन सा है? इतना सॉफ्ट कि फ्लूइड ही हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे हैं बोन के मैट्रिक्स की। अगर इस मैट्रिक्स में पूछा जाए प्रोटीन कौन सा है, तो तुमने कार्टिलेज में बताया था कॉन्ड्रिन, यहाँ पर कौन सा बता दोगे? ओसीन, ओसीन बोलते हैं इसको। ठीक है, ओसीन। बोलिए सेल्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट होंगे, साइट्स होंगे और ओस्टियोब्लास्ट होंगे। ठीक है, और एक और होगी ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स, इनको हम शॉर्ट में ओपीसी कह देंगे। ठीक है, they divide to form OC and osteoblast। देखो इसको ऐसे समझो कि जो ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स हैं ये माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे जी? माइटोसिस। और माइटोसिस करके सपोज ये ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल है, इसने 2 सेल्स बना लिए, तो इसमें से ये वाली सेल वापस से क्या किसमें ऐड हो जाएगी? रिजर्वॉयर में, रिजर्वॉयर ऑफ ओपीसी। और ये वाली जो सेल है ये क्या बन जाएगी? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट। और फिर ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे? सेक्रीट करेंगे मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सेक्रीट करेंगे और उसके बाद दे विल अगेन गेट सराउंडेड बाय मैट्रिक्स। और जब ये सराउंड हो जाएंगे मैट्रिक्स से तब इनको क्या बोल दोगे? ओस्टियोसाइट्स बोल दोगे। अब देखो यहाँ पर ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स वाला कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स they both cannot
डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर ये डिवाइड नहीं कर सकते तो इनका नंबर बढ़ाने के लिए कोई रिजर्वॉयर चाहिए ना, स्टेम सेल चाहिए। ये वाला जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया है, ये रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोगोनिया के सिमिलर है ना, स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia। यस सर। कुछ स्पर्मेटोगोनिया वापस से रिजर्वॉयर बन जाते हैं और कुछ स्पर्मेटोगोनिया फिर डिफरेंशिएट होके क्या बन जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। Spermatocyte। तो उसी तरीके से यहाँ पर हो गया, ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल में कुछ बन गए वापस से ओपीसी और कुछ जो है ओस्टियोब्लास्ट बन जाएंगे। वो फिर मैट्रिक्स सेक्रेट करने लगेंगे, इतना सेक्रेट करेंगे कि खुद ही मैट्रिक्स से घिर जाएंगे, और खुद घिर जाएंगे तो वही कहलाएंगे ओस्टियोसाइट। जब वो बन जाएंगे ओस्टियोसाइट तो उनका काम क्या होगा, मैट्रिक्स सेक्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ मैट्रिक्स। और फिर ये लास्ट में जो सेल है कौन सी, ओस्टियोक्लास्ट। these are nothing but these are just bone macrophages। फेजेस। ये बोन मैक्रोफेजेस हैं, इनका काम होता है डिसोल्यूशन या डिसॉर्प्शन ऑफ बोन। चलो थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट करते हैं। अगर तुम लोगों को एंडोक्राइन चैप्टर याद हो तो तुमने वहां पर 2 हार्मोन पढ़े होते हैं, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच। यस सर, है ना, इसको ये भी लिखा होता है थायरोकैल्सिटोनिन, तो टीसीटी। थायराइड ग्लैंड में ही कुछ फॉलिकल्स के अलावा कुछ और सेल्स होती हैं, याद करो मैंने थायराइड फॉलिकल के टाइम पे बताया था। पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल्स। बिल्कुल सही बात है, पैराफॉलिकुलर सेल्स वो सेक्रेट करती हैं थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायराइड ग्लैंड करता है पैराथायराइड हार्मोन। हम थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को बोलते हैं हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन। तो हाइपो मतलब क्या हुआ, कम। क्या कम कर रहा है, कैल्शियम। किसमें कम कर रहा है, ईनिया मतलब होता है ब्लड, ईनिया मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड कैल्शियम को कम करने वाला कहलाएगा हाइपोकैल्सिमिक। तो इसको क्या बोल दोगे, हाइपरकैल्सिमिक। हाइपरकैल्सिमिक बोल दोगे। हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन हो गया ये। कैल्शियम का रिजर्वॉयर बॉडी में बोन होता है, तो अगर पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ये ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा। तो कहां से लेके आएगा, बोन से। बोन से। और बोन से अगर कैल्शियम निकालना है तो कौन सी सेल को स्टिमुलेट करोगे, ओस्टियोब्लास्ट को या ओस्टियोक्लास्ट को। यानी पीटीएच जो है ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। प्रमोट डीकैल्सिफिकेशन। यस, इट स्टिमुलेट्स ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, और इसकी वजह से होता है बोन डीमिनरलाइजेशन। ऐसी टर्म्स पढ़ते हो सारी, बोन डीमिनरलाइजेशन लिखा हो या बोन डिसोल्यूशन लिखा हो या बोन डिसॉर्प्शन या रिजॉर्प्शन, ये सब इसी के लिए है। ठीक। और थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में से कैल्शियम को हटाता है, तो हटाएगा तो कहाँ भेजेगा, बोन में। बोन में मैट्रिक्स डिपॉजिट करेगा, तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ओस्टियोब्लास्ट। हाँ, तो इट स्टिमुलेट्स ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। अब अगर तुम्हें याद हो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में लास्ट में जो डिसऑर्डर दिए हैं वहां पर एक और टर्म लिखा है ओस्टियोपोरोसिस। यस सर, और वहां पे एक और हार्मोन का इन्फ्लुएंस बताया गया है, एस्ट्रोजन। हाँ, फीमेल्स में जब मीनोपॉज हो जाता है, तो मीनोपॉज में यानी कि मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया है, फॉलिकल्स खत्म हो चुके हैं, और फॉलिकल्स का काम होता है एस्ट्रोजन बनाना। तो जब फॉलिकल नहीं है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो एस्ट्रोजन ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को नहीं स्टिमुलेट कर पाएगा, और उस वजह से भी बोन में से कैल्शियम निकलता जाता है और बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन का मास डिक्रीज हो जाता है। ऐसी ही बात वहां पे लिखी है, खोल के पढ़ना। सर ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ फीमेल में होता है ना?
नहीं, होता दोनों में है, फीमेल में कारण एस्ट्रोजन है। अच्छा ओके सर। ठीक है। सर मेल में किस वजह से होता है फिर? मेल में अगर ये जो थायरोकैल्सिटोनिन या पैराथायरॉइड हार्मोन है, इनकी एक्टिविटी में इम्बैलेंस हो जाए या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, उससे हो जाएगा। ठीक है ना। सर इसका एक और कारण होता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम में ब्लड लॉस होता है, उसी के कारण बोन की डेंसिटी कम होती है। नहीं, ब्लड लॉस की वजह से बोन डेंसिटी कम नहीं होती है। जो 50 ml के करीब जो ब्लड लॉस होता है उसमें इतना कैल्शियम नहीं निकल सकता बॉडी का। ठीक है। और कैल्शियम अगर बॉडी से रिमूव भी होना है तो हमारे बॉडी में जो भी एक्सेस कैल्शियम होता है वो यूरिन के थ्रू रिमूव होता है, नॉट इन ब्लड लॉस। तो एस्ट्रोजन भी है, वो भी ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। तो ये तो बोन का रिलेशन मैंने किससे बता दिया? हार्मोन्स के थ्रू। ठीक। तो ठीक है, ये 4 तरीके की आपकी सेल्स हो गई। अब जरा डायग्राम देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम बोन का देखें तो इसमें हमको ये जो एंड वाला पोर्शन दिखता है, ये वाला, दैट इज कॉल्ड एपिफाइसिस। दोनों एंड्स को बोलते हैं एपिफाइसिस। जो बीच का शाफ्ट होता है, ये वाला पोर्शन, ये बीच का, इसको बोला जाता है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस इज द शाफ्ट ऑफ बोन। शाफ्ट मतलब? शाफ्ट मतलब कनेक्शन बोल सकते हो या लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब बोल सकते हो। ओके। और एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में ये थोड़ा सा जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। देखो कुछ डायग्राम्स तुमको बोन के ऐसे मिलेंगे जिसमें मेटाफाइसिस नहीं दिखाया गया होगा, इस दोनों को मिला के एपिफाइसिस लिख दिया गया होगा। और कहीं कहीं पे मेटाफाइसिस अलग से दिखा देते हैं, तो वो बस रीजन को डिमार्केट किया जा रहा है, बहुत उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं, बोन में 2 रीजन्स है। पेरिफेरी या जो एंड है वो रीजन क्या कहलाता है? एपिफाइसिस। और जो बीच का रीजन है वो कहलाता है डायाफाइसिस। ठीक। और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनपे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अभी बात करी थी हमने, कौन सा कार्टिलेज? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एपिफाइसिस वाले ही रीजन में जो बोन्स होती हैं वहां पर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। छोटी छोटी स्पेसेस होंगी और इस वजह से जो बोन है इसका नेचर कैसा हो जाता है? स्पॉन्जी। तो दिस पार्ट, एपिफाइसिस वाले पार्ट को स्पॉन्जी बोन कह दिया जाता है। और जो डायाफाइसिस वाला पार्ट है उसमें ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है। जो स्पॉन्जी बोन होता है इसके अंदर स्टेम सेल्स होती है और स्टेम सेल्स यहाँ ज्यादा होती है, और इसीलिए ये बोन मैरो यहाँ प्रेजेंट होता है। कौन सा? रेड बोन मैरो। तो एपिफाइसिस में कौन सा बोन मैरो होगा? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो। और डायाफाइसिस देखोगे तो डायाफाइसिस में भी स्टेम सेल्स होती हैं, लेकिन डायाफाइसिस में बहुत सारा फैट भी होता है। तो यहाँ पर इसको हम बोन मैरो को बोलते हैं येलो बोन मैरो। बाकी मैंने कहा था बोन वैस्कुलर भी है, तो बोन अगर वैस्कुलर है तो इसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगी, आर्टरी एंटर कर रही है, ब्रांच होके कैपिलरीज बनेंगी अंदर। ठीक है। और ये जो डायाफाइसिस वाला पार्ट है इसमें ये जो बीच का हॉलो स्पेस है, बीच का है ना, तो सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला। और इसलिए इस कैविटी को बोल दिया मेडुलरी कैविटी। ठीक है। सर इस कैविटी में कौन सा फ्लूइड होता है? येलो बोन मैरो होता है बस? हाँ, इस कैविटी में येलो बोन मैरो होता है, लिम्फ होता है थोड़ा बहुत। ठीक है। ओके सर। बोलो बेटे। पेरिओस्टियम। और अंदर वाली लेयर कौन सी हो जाएगी? एंडोस्टियम। ठीक।
एंडोओस्टियम अंदर हो जाएगा, पेरीओस्टियम बाहर हो जाएगा। अगर तुमको क्लैरिटी ना हो तो मैं ही बना देता हूँ डायग्राम। लो देखो भाई, यहाँ पर इस तरीके से जो टिश्यू है अंदर, एक तो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, तो कौन सा बोन मैरो है यहाँ पे? रेड बोन मैरो। हाँ, ये रेड बोन मैरो है, ठीक है। बाकी ये बीच में हॉलो स्पेस है, कौन सी कैविटी? मेडुलरी मेडुलरी कैविटी। अब यहाँ पे ये जो स्पेसेस होती हैं बेटा, इनको बोलते हैं ट्रैबेकुली। ट्रैबेकुली आर स्पेसेस। फिर ये हिस्सा जो बोन का है, इसको हम कह रहे हैं स्पॉन्जी बोन। और स्पॉन्जी बोन हैज रेड बोन मैरो। मैरो। ये वाली जो कैविटी है, दिस इज कॉल्ड मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी। कैविटी। ये वाली जो लेयर है आउटर, इसको बोल दो पेरियोस्टियम। ये जो अंदर वाली लेयर है, इसको बोल दो एंडोस्टियम। एंडोस्टियम, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि ये लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन के एंड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी? कार्टिलेज। ये कार्टिलेज होगी। इस कार्टिलेज का नेचर हाइलिन। हाइलिन। और क्योंकि ये आर्टिकुलेशन कर रही है तो कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक। मेडुलरी कैविटी में हमने कहा कि कौन सा है? येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो रेड बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। तो रेड बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होती है, और ब्लड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। ठीक, ब्लड फॉर्मेशन। तो येलो बोन मैरो में क्या होता है? इमरजेंसी के वक्त सर ब्लड लॉस का। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ भी तो लिख सकते हैं हीमोपोइसिस। यस सर। लेकिन यहाँ पर हमको एक कंडीशन बतानी पड़ेगी, ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी क्या है? बॉडी एक्सेस में ऑफ ब्लड लॉस। हेमोरेज हो गया है। हेमोरेज मतलब क्या हुआ? हीम मतलब तो रिलेट हो गया ब्लड से, और डबल RHAGE मतलब ब्लड लॉस हो गया है। तो जब ब्लड लॉस होगा, तो देखो रेड बोन मैरो तो बनाता ही है ब्लड, अभी उसको मदद चाहिए, तो मदद कौन करना शुरू कर देगा? येलो बोन मैरो। ठीक है। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी इसमें और कंटिन्यू करेंगे। बोन के जो ये कॉम्पैक्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पर क्या अरेंजमेंट होती है लैकुना की, ओस्टियोसाइट्स की, और हैवर्सियन सिस्टम, वोकमैन्स कैनाल, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और होपफुली नेक्स्ट क्लास में ये कनेक्टिव टिश्यू हम कंप्लीट करके आगे में फाइबर नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? बाकी दोनों से रिलेटिव बात कर रहे हैं हम सारी, ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो। बॉडी में कोई ऐसी फिक्स बाउंड्री नहीं है कि हाँ नहीं तुमको इधर नहीं घुसना है, हाइलिन कार्टिलेज ने बोल दिया एक भी फाइबर नहीं आएगा इधर, ऐसा नहीं होता सर। मतलब थोड़ा बहुत फंक्शन रहता ही है। हाँ, थोड़ा बहुत फंक्शन रहता ही है। ओके सर। ओके बेटा।